ओके, सो एसबीईसी में टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। लेकिन ये देखते हुए कि आप ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन्ड हैं, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, इसलिए हम एक बहुत आसान सा चैप्टर ढूंढ के आपके लिए लेकर आए हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी चैप्टर और आज ही हम लोग इसको शुरू करके आज ही ख़त्म कर देंगे। आई नो आप ये सोच रहे होंगे इसका मतलब एक और टेस्ट है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट दिस इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। और इसमें आई डोंट वांट कि आप अपना बहुत सारा समय लगाएं। इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बचपन याद है आपको? 11th कॉमर्स में बचपन 11th कहा जाता है क्योंकि शायद पहली बार तभी आपने कॉमर्स पढ़ी होगी, आई गेस, है ना। कुछ बच्चों की आप 9th से भी आई गेस स्टार्ट हो जाती है। सो चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज योर फर्स्ट लेसन ऑफ एसबीईसी। वेरी वेरी इजी, सिर्फ 2-3 कुछ चीजें मार्क कराएंगे, बस उतना ही करना है। हम आपको बता दे रहे हैं ये चैप्टर है क्या। अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? बताइए कौन कौन से होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, देन कंपनी, एचयूएफ एंड एलएलपी। बस यही है, ये चैप्टर हो गया। अब टेस्ट, हाँ और क्या, यही है इस चैप्टर में। बेसिकली इसमें हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कितने तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और किस तरह से कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे ये कहें कि आपको एक छोटी सी दुकान खोलनी है, नहीं बन पाए सीएस, हर कोई थोड़ी बन जाता है, ठीक है। तो आपने सोचा मेहनत तो बहुत करी थी, सीएस के लिए नहीं बन पाए, चलो एक काम करते हैं, एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। तो अगर आप एक छोटी सी दुकान खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो सब पता है आपको, आपके पास एक बैकअप प्लान है मन में, ठीक है, कि सीएस हुआ तो हुआ, नहीं तो दुकान तुम्हारी पक्की है। अब आप नहीं बन पाएंगे तो आपके साथ आपके जो दोस्त बैठे हैं वो कौन सा बन जाएंगे? सब साथ ही हैं, दोस्त हैं, वो भी सीएस नहीं। ये देखो तुरंत जवाब आ गया, पार्टनरशिप। ना हम सीएस बने ना वो सीएस बना, मिलके पार्टनरशिप कर लेंगे। बस ऐसे ही फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर मान लीजिए बिजनेस चल पड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया और कैपिटल की जरूरत पड़ी, तो हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। सो इन दिस चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरह से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया जाता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग को पहले से ही पता है। तो फटाफट से इस चैप्टर को देखते हैं हम लोग। सी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसको पढ़ने के पहले हम आपको भी बता दें, ऐसा मत करिएगा कि इस चैप्टर में जान लगा के पढ़ाई कर ली। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर। और ये मत सोचिएगा कि जब भी हमें एसबीईसी पढ़ना है चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 पढ़ने में हमने 5 दिन लगा दिए, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम 5 दिन से? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप। हो सकता है इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, 90% चांस है ना भी आए, ठीक है, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि आपको खुद समझ में आ रहा है इस सब्जेक्ट में बहुत कुछ है पूछने के लिए। तो दिस इज अ वेरी इजी काइंड ऑफ चैप्टर, बट हम लोग एक भी चैप्टर छोड़ने नहीं वाले हैं, दैट इज वाई हम लोग इसको भी टेकअप करेंगे। बट आपको भी इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, एलएलपी। ये क्या लिखा है? ये तो सुना ही नहीं कभी। सेक्शन 8 कंपनी, कौन सी कंपनीज होती है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। ये कौन से एक्ट का सेक्शन 8 है? कंपनीज एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना है? ओके। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी इज क्रूशियल टू अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. The choice of a business entity will depend on an object, nature, size of the business, which will be varied from case to case basis. अगर हम एक छोटी सी शॉप खोलना चाहते हैं, उसके लिए अगर हमने कंपनी बना ली, तो जितना तो हमारा बिजनेस नहीं होता है उतनी तो लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हम एक बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन में सोल प्रोप्राइटरशिप से मैनेजेबल नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमको अडॉप्ट करना है। अब देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं सोल प्रोप्राइटर के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर इन वन पर्सन ओन्स ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस
नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट सोल प्रोप्राइटरशिप अदर देन एन एप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग। इसका मतलब समझो, कह रहे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एज सच लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है एक्सेप्ट लाइसेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि हम अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में। नाउ क्या आप बता सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई एक्ट लगता है? नो। सोल प्रोप्राइटरशिप का खुद का कोई लॉ नहीं है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। लेकिन आप जिस चीज का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हमें रेस्टोरेंट खोलना है, देन रेस्टोरेंट की फील्ड के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, फूड लाइसेंस। ओके, तो ये कह रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में मेडिकल स्टोर खोल लिया, अब मेडिकल स्टोर के लिए, ड्रग्स के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग लाइसेंसिंग। सो सोल प्रोप्राइटरशिप का खुद का कोई एक्ट नहीं है, बट जो बिजनेस आप उसमें कैरी ऑन करने वाले हो, फॉर दैट पर्पस यू विल बी रिक्वायरिंग लाइसेंसेस। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म्स आर क्रिएटेड by drafting a partnership deed. Obviously पार्टनर्स के बीच के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कहाँ लिखे होते हैं? पार्टनरशिप डीड में। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये कंपनी लॉ में भी आ सकता है, इसलिए इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क करिए ये वाला पैराग्राफ। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट empowers the central government to prescribe maximum number of partners in a firm, but the number of partners so prescribed cannot be more than 100. The central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50. ये सुना है आपने कभी? एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50. आपको याद होगा, शायद बचपन में आपने पढ़ा होगा 10 in case of banking business and 20 in any other case. ऐसा कभी पढ़ा है आपने? एक पार्टनर, वो ही चेंज होके अब ये रूल बना है, एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। 50 से ज्यादा, लॉ ये कहता है कि अगर 50 से ज्यादा पार्टनर होते हैं तो आप उसको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब अगर एक पार्टनरशिप है तो उसमें मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, और अगर आप 50 से ज्यादा पार्टनर रखना चाहते हो, इन दैट केस यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ कंपनी। और अगर 50 से ज्यादा पार्टनर हैं और आपने उसको कंपनी भी नहीं बनाया तो वो इलीगल एसोसिएशन मान ली जाती है। फिलहाल इसकी जो लिमिट है वो है 50, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है। क्या आप बता सकते हो मैक्सिमम कितना कर सकती है? पढ़ के बताइए पैराग्राफ, मैक्सिमम कितना कर सकती है? 100। इसमें एक बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि फिलहाल लिमिट 100 है कि 50 है। करेंटली द लिमिट इज 50, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है। आज 50 हो सकता है, कल 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, ये इंक्रीज होते होते मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 100। सो इफ देयर इज एनी पार्टनरशिप हैविंग मोर देन 50 पार्टनर्स and it is not getting converted into company, then such association will be considered as an illegal association. और अगर आप ध्यान दो तो ये सेक्शन देखो जरा किसका है, ये पार्टनरशिप में नहीं लिखा है, ये कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट। तो इसलिए कंपनीज एक्ट के लिए भी ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 70 पार्टनर्स हैं, ठीक है, एंड द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कंपनी, तो ऐसी एसोसिएशन क्या मान ली जाएगी? इलीगल एसोसिएशन। तो फिलहाल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 50, एंड अगर फ्यूचर में ये कभी इंक्रीज होता है तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100। इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया सबने, ठीक है, फाइन, ओके। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट HUF. A Hindu family can come together and form HUF. HUF is taxed separately. ये पता होगा आपको। HUF का स्लैब अलग होता है, HUF का टैक्सेशन अलग किया जाता है, इंडिविजुअल का अलग किया जाएगा। One can save taxes by creating a family unit. ज्यादातर लोग HUF बनाते ही इसलिए हैं टैक्स सेव करने के लिए कि भाई हमारी जितनी इनकम है वो पूरी हमारे में दिखाने की बजाय हमने कुछ इनकम डाइवर्ट कर दी HUF में, ठीक है। और HUF का अपना अलग का टैक्स रेट है और अपना अलग टैक्सेशन सिस्टम होगा। कौन हेड होता है HUF में? HUF के बारे में सिर्फ यही पता है ना आपको? हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? कर्ता, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें, किसका किसका मिक्सचर होती है? LLP।
company and partnership. Limited liability partnership is an alternate corporate business entity that provides the benefit of limited liability of a company but allows its members flexibility in their internal management. तो पार्टनरशिप की तरह फ्लेक्सिबिलिटी होगी और कंपनी की तरह लिमिटेड लाइबिलिटी होगी. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक जैसे लोग अगर कंबाइन होके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन बना के काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स हु हैव voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of democratically controlled organization. Section 8 कंपनी आई थिंक पढ़ चुके हैं, जरूरत है पढ़ने की इसको? नो. 1% कंपनी हो जाएगा 1% कंपनी. वैसे अभी इसी में ही एक चैप्टर है एसबीईसी में ही टाइप्स ऑफ कंपनी, वहां फिर से यही सब पढ़ेंगे. ये 2-3 बार टॉपिक रिपीट होगा, तो ये बताओ जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार याद करोगे? एक बार कर लोगे कहीं? ऐसा तो नहीं करोगे कि चैप्टर 1 में सोच के छोड़ दिया कि 2 में पढ़ लेंगे, और 2 में क्या सोच के छोड़ा कि 1 में पढ़ लेंगे. ये मत करिएगा, एक जगह पढ़ लेना बस. सिमिलरली प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? मैक्सिमम कितने होते हैं? 200. क्या ये पब्लिक को शेयर दे सकती है? नो. सिमिलरली पब्लिक कंपनी, आई होप इसको कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 2 में कवर करेंगे. नाउ कम्स चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे सबसे पहला सवाल यही आएगा, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज किया जाए. और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. देखिए, जैसे सबसे पहले फैक्टर्स इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यही एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ सकता है. व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन फॉर सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले कह रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. कह रहे हैं हम किस तरीके का काम कर रहे हैं. अगर हम छोटा काम कर रहे हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैविंग अ डायरेक्ट बियरिंग इन स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस प्रोफेशंस एंड रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज. सोल प्रोप्राइटरशिप इज प्रीडोमिनेंट. अगर हम छोटा काम कर रहे हैं, हम छोटे एरिया में काम कर रहे हैं या पर्सनल सर्विस का काम कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली कौन सा चाहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप. इसी तरह अगर हम एक बड़े स्लाइटली बिगर स्केल पे काम कर रहे हैं तो हम पार्टनरशिप चाहेंगे. और अगर हम एक बहुत बड़े बिजनेस के लिए काम करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? अच्छा ये बताइए, अगर आप सीएस बन गए, मतलब बनी गए, ठीक है, सीएस बन गए, और सीएस बनने के बाद अगर आप फर्म खोलना चाहते हैं तो आप कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे? मतलब आप सीएस बन गए, अब आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, प्रैक्टिसिंग, ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? विच फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू कैन चूज? सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, अगर आप अकेले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा. और अगर आप अपने फ्रेंड के साथ, आपने कहा हमें भी कुछ नहीं आता, तुम्हें भी कुछ नहीं आता, मिल के फर्म खोलते हैं, तो आप कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे? पार्टनरशिप. एनीथिंग एल्स? कंपनी बना लो. कंपनी नहीं बना सकते? आपने सोचा एक काम करते हैं, कंपनी बना लेते, लायबिलिटी भी हमारी नहीं आएगी. प्रोफेशनल्स कैन नेवर हैव अ कंपनी. जितने भी आप प्रोफेशनल्स देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, इनकी कभी भी कंपनी नहीं होती. ये अपने नाम के आगे कई बार लिखते हैं एंड कंपनी, बट दैट इज नॉट अ कंपनी. कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. या तो इनकी सोल प्रोप्राइटरशिप होगी या तो पार्टनरशिप होगी, और आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है एलएलपी होगी. ठीक है, जो भी पर्सनल नेचर की सर्विसेज होती हैं, दे कैन नेवर हैव अ कंपनी. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते. नेक्स्ट आइए, स्केल ऑफ ऑपरेशन. देखिए, द सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द स्केल. इफ द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज स्मॉल, अगर हम स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रेफरेबल क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी. इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज मॉडेस्ट, नीदर टू स्मॉल नीदर टू लार्ज, पार्टनरशिप या एलएलपी होगा. वेयर अगर हम लार्ज स्केल पे काम करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एडवांटेजियस. इसके बाद देखिए, मार्क करिए इंपॉर्टेंट, एमएसएमई का इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि किसको किसको मीडियम स्मॉल माना जाता है. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. देखिए लिखा है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. आई होप एमएसएमई समझते हैं आप, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो ये इन्होंने क्लासिफिकेशन दी है
किसको माइक्रो माना जाएगा, किसको स्मॉल माना जाएगा। तो कह रहे 1 जुलाई 2020 से इसका रीक्लासिफिकेशन हुआ है। मार्क कर लीजिए, माइक्रो एंटरप्राइज किसको कहेंगे, वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ है और टर्नओवर अगर इनका 5 करोड़ तक है तो ये कौन सी एंटिटी मानी जाएगी, माइक्रो। स्मॉल एंटरप्राइज देखिए कब मानी जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज देखिए कब मानी जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस चैप्टर में एक ही दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन से भी डिपेंड करेगा कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट बताइए, सबसे कम कैपिटल किसमें लगती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, और सबसे ज्यादा कैपिटल किसमें लगती है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर। अगेन, enterprises requiring heavy investments like iron, steel, large scale infrastructure project should be organized as companies. Enterprises requiring small investments like retail business, stores, etc. can be best organized as sole proprietorship or partnership. डाउट तो नहीं हो रहा कि बाकी सारी चीजें समझ आ रही थी, ये चैप्टर थोड़ा टफ लग रहा है, वो बच्चे हमसे अलग से मिले जरा। मैनेजरियल एबिलिटी, ज्यादा मैनेजर्स की और एक्सपर्टाइज की जरूरत कहां पड़ेगी, कंपनी। आप देखिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला बंदा होता है, वही मैनेजर है, वही डायरेक्टर है, सब कुछ वही है, ठीक है, सेल्समैन भी वही है, फाइनेंसिंग भी वही देख रहा है। लेकिन जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होती जाएगी उतना ज्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू हैव एक्सपर्टाइज इन ऑल द फंक्शनल एरियाज. Further, size of the business may not permit engagement of professional management. Degree of control in sole proprietorship and OPC, ownership, management and control are completely fused. बताइए सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग किस बिजनेस में हो पाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप में। क्यों, क्योंकि वहां पर एक ही बंदा है, वही फाइनेंस देख रहा है, वही सेल्स देख रहा है, तो सारी कंट्रोलिंग उसी के हाथ में हुई। लेकिन अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो वहां पर तो डायरेक्टर्स अलग हैं और ओनर्स अलग हैं। ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। लेकिन क्या ओनर्स की कंपनी में डे टू डे बेसिस की कंट्रोलिंग है, नो। तो ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग होगी सोल प्रोप्राइटरशिप में और सबसे कम कंट्रोलिंग होगी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए लिखा है, इन अ कंपनी देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. Management and control of the company business is entrusted to the board, who are generally the elected representatives of the shareholders. Degree of risk and liability. Sole proprietorship में बताइए रिस्क क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी, लेकिन जितनी भी होगी वो पूरी की पूरी उसी को अकेले बियर करनी पड़ेगी। जबकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क डाइवर्ज हो जाएगी, जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स उतनी रिस्क शेयरिंग हो जाएगी। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क विद इट एज कंपेयर टू पार्टनरशिप और कंपनी. हाउएवर सोल प्रोप्राइटरशिप इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटी कैसी होगी? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोच के बताना एक दो दिन में। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, यानी पूरी की पूरी रिस्क उनकी नहीं है, जितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो वो पे कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. क्या आप बता सकते हो किस चीज के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग? अच्छा पहले बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं. ये चैप्टर कितने दिन से चल रहा है हमारा? एक हफ्ते से, है ना, लास्ट ईयर शुरू किया था. ये एसबीईसी का कौन सा चैप्टर नंबर है? चैप्टर 1. इस चैप्टर का क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि छोड़ के चले जाएंगे? अब कुछ नहीं निकला आपके मुंह से, है ना, हमने कहा पढ़ने लायक तो देखो है नहीं. लेकिन आपको एक बात बताइए, ये चैप्टर, जैसे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जब ऐसा चैप्टर होता है तो उनको लगता है इसमें क्या पढ़ना, और वो ऐसा चैप्टर छोड़ देते हैं. आप सोच के देखिए अगर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का
तो वो इतना इजी क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें टफ बन ही नहीं सकता। और अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया है, मान लीजिए फैक्टर्स आ गए, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो श्योर शॉर्ट 5 मार्क्स है क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब अगर आपने ये सोच के छोड़ दिया कि ये चैप्टर में क्या आएगा, तो वो 5 भी चले गए, जो इजी क्वेश्चन था वो भी चला गया, और टफ वाला आपको आता नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, डराते हम कभी नहीं है, सिर्फ बताते हैं। कितनी बार बताया आपको? स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अच्छा बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टेबल होगा कि कंपनी ज्यादा स्टेबल होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप वाले प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो बिजनेस का क्या होगा? बिजनेस की भी डेथ हो जाएगी। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी कीप्स ऑन गोइंग फॉर एवर। ये सब कहां जा रहे हैं? गोइंग फॉर एवर कहां जा रहे हैं सब? इस फीचर को कहते क्या थे? परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। Stability is another factor that governs the choice of ownership organization. A stable business is preferred by the owner insofar as it helps him in attracting supplier. Next आ जाओ, flexibility of administration. अच्छा, अब बताइए flexibility किस में ज्यादा होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप में कि कंपनी में? सोल प्रोप्राइटरशिप। जितने कम लोग होंगे डिसीजन मेकिंग उतनी आसान होगी। जितने ज्यादा लोग होंगे, आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, एक डिसीजन लेने के लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ जाता है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, तो देयर द डिसीजंस टू बी टेकन कैन बी फ्लेक्सिबल। सो एज फार एज पॉसिबल द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी. The flexibility of administration is so closely related to internal organization, that is the manner in which the organizational activities are structured. Next देखो, division of profit. सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां होता होगा? Rather प्रॉफिट डिवाइड कहां होता होगा? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। किस फॉर्म में? डिविडेंड के फॉर्म में। एब्सोल्युटली, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिविडेंड। सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज देयर इज द सिंगल ओनर. प्रॉफिट इज अगेन अ गाइडिंग फोर्स ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर डिजायरिंग टू पॉकेट ऑल द प्रॉफिट्स. अगर हम सारे के सारे प्रॉफिट्स खुद रखना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप. कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन. सिर्फ हेडिंग पढ़ के बताओ, कॉस्ट, प्रोसीजर, गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा कहां होते होंगे? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आई थिंक सिर्फ हेडिंग पढ़ के आप अंदर के पॉइंट्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो आपको करना इस टॉपिक में सिर्फ इतना है कि जितनी भी हेडिंग्स हैं वो अच्छे से याद कर लेनी. एंड आई थिंक इसके अंदर का मैटर अगर एग्जाम में आता भी है तो आप अपने आप लिख लेंगे. जैसे देखो, टैक्स इम्प्लीकेशन है. सबसे ज्यादा टैक्स किस में लगता होगा? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे कम टैक्स कहां लगता होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप में. ज्योग्राफिकल मोबिलिटी. ज्योग्राफिकल मोबिलिटी मींस हम अपना बिजनेस कहां कहां ले जा सकते हैं, कहां कहां ट्रांसफर कर सकते हैं. अगेन, अगर छोटा बिजनेस है तो इजीली ट्रांसफरेबल है, बहुत बड़ा बिजनेस है तो ट्रांसफर करना मुश्किल है. ओके, ट्रांसफरेबिलिटी एंड ओनरशिप, मैनेजरियल नीड्स, सीक्रेसी. अब इसमें से एनी 7 पॉइंट्स कर लीजिएगा. 5 to 7 पॉइंट्स अगर आप कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है. अच्छा, सीक्रेसी बताइए किस में मेंटेन होगी और किस में नहीं होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप में मेंटेन होगी. क्यों? वो शेयर किससे करेगा? अकेला है बेचारा. कहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत होगी? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे सीक्रेसी की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा अराइज होगी. तो एनी 7 पॉइंट्स कर लीजिएगा एंड आई थिंक उसके अंदर का मैटर आप अपने आप लिख लेंगे. हो जाएगा पक्का. अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है. कंक्लूजन देखते ही आपको लगा बस ऐसे ही सब पूरा कोर्स होता, फिर देखो ऑल इंडिया रैंक आ जाती है हमारी. ये कंक्लूजन इस टॉपिक का है सिर्फ. The consideration of various factors listed above clearly shows these factors do not exist in isolation but are independent and all these factors are important in their own right. कह रहे सिर्फ किसी एक फैक्टर को नहीं देखना है, हमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है, फिर हम ये चूज करेंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज किया जाए. जैसे मान लीजिए आप सीएस बन गए, आपने अपनी प्रैक्टिस खोली, एक ऑफिस खोल लिया. ठीक है, अब आपके पास एक क्लाइंट आया. क्लाइंट ने कहा भैया हम एक शॉप खोलना चाहते हैं सच एंड सच चीज की, आप बताइए कैसे बनाएं उसको, क्या करें, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होगी, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा.
अब आपको सजेस्ट करना है कि वो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करे। तो आप उससे यही सारे फैक्टर्स तो पूछेंगे कि भाई तुम कैपिटल कितना लगाना चाहते हो, स्मॉल स्केल बिजनेस है कि लार्ज स्केल बिजनेस है, कितने लोग मिलके करना चाहते हो। ये सारे फैक्टर्स जब आप उससे पूछेंगे तब आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको सूट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ऐसे बहुत क्लाइंट आते हैं जो आपसे कहते हैं भैया हम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, हम अपनी शॉप खोलना चाहते हैं, बताइए क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी। लीगल फॉर्मेलिटी तो आपको तब पता चलेगी जब ये पता चलेगा कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना चाहता है तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बस लाइसेंसेस लेने होंगे। अगर वो पार्टनरशिप खोलना चाहते हैं तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, क्या करो, पार्टनरशिप डीड बनेगी, एब्सोल्युटली। अगर वो कहता है कि नहीं बहुत बड़े स्केल में काम करना चाहते हैं तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, कंपनी। वैसे एक बात बताओ, सच बताइए, आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे जिसमें आपका ज्यादा फायदा हो। लेट मी सी हाउ इंटेलिजेंट यू, आपके अंदर सीएस बनने की कला है कि नहीं। हमने आपसे ये पूछा कि हम आपके पास आए, हम बहुत मासूम हैं, लगते हैं शक्ल से मासूम तो हैं, इसमें हंसने की बात नहीं थी। हाँ, तो हम मासूम हैं, हम आपके पास आए, हमने कहा भैया बिजनेस खोलना है, आप जो बताओगे वही मान लेंगे। आप शक्ल से बहुत पढ़े लिखे लगते हो, बहुत होशियार लगते हो, तो आप हमको जो बताओगे हम वो मान लेंगे। बताइए कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोला जाए। बहुत होशियार हो, है ना। क्यों कंपनी, क्यों कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इसलिए क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का काम तो किससे चलेगा, कंपनी से। एक बार आपने उसकी कंपनी खुलवा दी, अब आपको पता है हर दूसरे दिन वो आपके पास आएगा, भैया इनकॉर्पोरेट करा दो, भैया फॉर्म फाइल करा दो। मतलब आपने उससे अपनी सैलरी लेना शुरू कर दी। और अगर मान लीजिए आप मासूम होते, आप कहते भैया सोल प्रोप्राइटर खोल लो, वो कहेगा ठीक है, और उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी ही नहीं है, जो लाइसेंस चाहिए एक बार ले लिए, उसके बाद आपका काम खत्म। ठीक है, तो अब बताइए आपके सामने एक एथिकल डिलेमा की सिचुएशन आ गई कि आप अपने क्लाइंट को ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे या आप अपने क्लाइंट को वो ओपिनियन देंगे जिससे आपका पर्सनल फायदा हो। बताइए क्या करेंगे। दोनों ऑप्शन दे देंगे जो उसका मन होगा। अरे बेटा मन थोड़ी होगा, तभी तो वो आपके पास आया है। ऑप्शन, हाँ पैसे तो, अरे बेटा जो क्लाइंट होता है ना वो आप पे डिपेंडेंट है। अगर आप उसको ऐसे समझाओगे कंपनी बना लो, बहुत लीगल, बहुत सारे बेनिफिट हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी, ये फायदा हो जाएगा, समझाने की कला है। यही तो काम है प्रोफेशनल्स का। आपको हमने पहले भी बताया है, कभी भी अपने क्लाइंट को ये मत बताइएगा आपका काम कितना आसान है। अगर आपने उसको ये बता दिया तो वो आपको फीस नहीं देगा। और फीस, रही बात पैसे की, तो फीस तो जो आप चार्ज करोगे वो देगा, सॉरी, जो आप उससे मांगोगे। देखिए प्रोफेशनल सर्विसेज का कोई रेट चार्ट थोड़ी ना होता है कि ये चीज इतने रुपए की, ये चीज इतने रुपए की। आपकी क्वालिटी है, आपने उस काम के जितने मांग लिए, अगर वो जस्टिफाइड है तो वो आपको पे करेगा। और अगर उसको फील हो गया अरे मांग तो 10,000 रुपए करा, इन्होंने कुछ भी नहीं है, तो वो उस बार तो शायद भले ही आपको कुछ दे दे, लेकिन अगली बार से ना खुद देगा और ना किसी और को भेजेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल द क्लाइंट्स। ठीक है, तो आई नो अभी तो आपके दिमाग में यही चल रहा है, उससे पूछ लेंगे जो तुम कर लो। अभी अभी जब तक नहीं बने होते तब तक यही आंसर आता है। जिस दिन आप ऑफिस खोल के बैठेंगे ना उस दिन ये अगर कंपनी बनाओ, कंपनी में तो फायदा है ना। चलो फिर आप उससे ये भी कहेंगे अच्छा ठीक है अगर तुम्हें अकेले ही करना है तो तुम एक काम करो, तुम ओबीसी बना लो ना, तुम्हारे मन की भी हो गई और कंपनी भी बन गई, है ना। चलो ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा। फाइन। सेकंड, द वेरियस फैक्टर्स लिस्टेड अबव आर ओनली मेजर फैक्टर्स and in no case they constitute an exhaustive list. Depending upon the requirements of the business, demand of situation and sometimes even the personal preference of the owner, choice of form of organization is made. कह रहे ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स से डिसाइड कर लिया जाए। कई बार जो क्लाइंट है वो खुद में डिसाइडेड होता है, वो सीधे आके आपसे कहेगा भैया हमें कंपनी बनानी है, हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना है। तो ये कह रहे हैं ये फैक्टर्स एग्जॉस्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन फैक्टर्स से ही डिसाइड हो जाएगा। देयर कैन बी मेनी अदर फैक्टर्स जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज किया जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ एनालाइजिंग एंड वेइंग रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बेस्ट कौन सा होगा ये तब पता चलेगा जब हम दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम आपसे पूछे विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
इसका कोई आंसर हो सकता है? Which is the best form of organization? There can be no best form of organization because it will depend from person to person. Okay? अब देखिए इन्होंने बताया कंपनी as a choice of business organization for startups. Important मार्क कर लो अगेन. स्टार्टअप सुना है आपने? जितनी भी ये आजकल नई नई कंपनीज आप देखते हैं, जितना भी आप देखते हो, स्विगी है, जोमैटो है, ओला है, ये जितनी भी आप कंपनीज देखते हो, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्टअप्स. कह रहे इनके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? कंपनी. जैसा अभी हम आपको बता रहे थे, स्टार्टअप्स को बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर. इनफैक्ट स्टार्टअप्स को बहुत सारा सब्सिडीज वगैरह भी दी जाती है. सो अगर कोई स्टार्टअप बनाना चाहता है, सो द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Startup prefer company as a business structure because it allows outside funding to be raised. देखिए स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट समझिए. आइडिया किसी का होता है, पैसा किसी और का होता है. ये पता है आपको? स्टार्टअप का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि आइडिया किसी और का है और पैसा किसी और का है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, लेकिन आपके पास फंड्स नहीं. अब आप गए बड़े बड़े लोगों के पास और आपने कहा भैया आप हमारे बिजनेस आइडिया को फंड कर दीजिए. पैसा उन्होंने लगाया, आइडिया आपका था, कंपनी चल गई, जो भी रिटर्न आया वो आप लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. दिस इज व्हाट इज स्टार्टअप. नाउ अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आप एक स्टार्टअप बनाना चाहते हो और आप लोगों से फंडिंग मांगना चाहते हो, तो लोग जो आपको फंडिंग देते हैं, दे वांट कि आपका कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो. क्योंकि अगर आपकी कंपनी होगी तो आपने लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा करी होगी. यानी ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसपे वो ट्रस्ट कर सके. भाई आपके ऊपर कंपनीज एक्ट लग रहा होगा, आपने प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन किया होगा, आपने फॉर्म फाइलिंग करी होगी, ऐसी ही कंपनी में तो लोग पैसा लगाना चाहेंगे. तो अगर आप एक स्टार्टअप बनना चाहते हैं और अगर आप फंडिंग चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू शुड चूज? कंपनी. अगर आपने कहा मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो लोग आपको डोनेशन नहीं देंगे. उनको लगेगा हमने तुम्हें डोनेशन दी, तुम भाग गए. हमने तुमको डोनेशन दी, पता चला तुम्हारा जो इनकॉर्पोरेशन है वही गलत हुआ है. सो पीपल प्रेफर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप्स. इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा. ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सच एंड सच पर्सन है, वो एक स्टार्टअप बनाना चाहता है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस which would be the best form of organization for him? Which would be the best form of organization? Company. Okay? अब देखिए इन्होंने कुछ फीचर्स दिए हैं. फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर बिजनेस रेजिंग फंडिंग. फास्ट ग्रोइंग बिजनेस दैट विल रिक्वायर फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट नीड टू रजिस्टर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. यानी अगर एज अ स्टार्टअप हमें फंड्स चाहिए तो हमें कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर होना चाहिए. ऑब्वियसली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो लाइबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड. स्टार्टअप कॉस्ट. फी फॉर फाइलिंग वेब फॉर्म स्पाइस प्लस. क्या आपने कभी इस फॉर्म का नाम सुना है? बताओ, स्पाइस प्लस इस फॉर्म से क्या करते हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं. कंपनीज एक्ट के अंदर ये सिस्टम है अब कि अगर आप 15 लाख तक की कैपिटल की कंपनी बना रहे हो तो जीरो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आ जाती है. मतलब कंपनीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ऐसा किया कि अगर आपकी कैपिटल 15 लाख तक होती है तो आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ भी चार्जेस पे नहीं करने हैं. जीरो इनकॉर्पोरेशन चार्जेस. एंड इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वेयर नंबर ऑफ मेंबर्स आर अप टू 20, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि जो इनिशियल छोटी कंपनीज होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने का खर्चा भी नहीं आता है. ओके. रिक्वायर्स ग्रेटर कंप्लायंसेस इन एक्सचेंज फॉर कन्वीनियंस ऑफ easily accommodating funding. Private companies set up needs to meet the compliances under the Companies Act. अगर वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली उसकी कंप्लायंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या LLP. ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा किसके ऊपर लगेंगे? कंपनी के ऊपर. फ्यू टैक्स एडवांटेज. अगेन टैक्स भी ज्यादा किसके ऊपर लगेगा? कंपनी. तो ये बता रहे हैं कि अगर हम एक स्टार्टअप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बनाना चाहते हैं तो ये फीचर्स होंगे. इसी तरह कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम LLP बनाना चाहें तो LLP के फीचर्स देखिए, ये 3 पॉइंट्स हैं. नॉन स्केलेबल बिजनेस. इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस दैट इज अनलाइकली टू रिक्वायर इक्विटी फंडिंग. अगर आप एक ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसमें आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप पार्टनरशिप खोल लीजिए या LLP खोल लीजिए. लेकिन अगर आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जिसमें आपको आउटसाइड फंडिंग चाहिए, पब्लिक का पैसा चाहिए, तो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? कंपनी. सो इट इज सेइंग इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस
that is unlikely to require equity funding, you may want to register it as an LLP, as it combines several benefits of private limited company and general partnership. Fewer compliances, company और LLP में less compliance किसमें होगा? LLP. The MCA has made some concessions to LLP. For example, an audit needs to be performed only if your turnover is greater than 40 lakh. यानी अगर 40 लाख से कम का टर्नओवर होता है तो आपको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ऑडिट करवाना ही पड़ेगा. नंबर ऑफ पार्टनर्स, there is no limit to the number of partners there may be in an LLP. If you are building a large advertising agency, you need not worry about any cap on the number of partners. जबकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 2 मिनट का ब्रेक हुआ, आपकी नींद खुली, क्या हुआ? लोरी बंद क्यों हो गई? हमने आपसे पूछा, अच्छा बताओ एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? याद करो, एक दिन पढ़ा था, अभी 4-5 दिन पहले हमने आपको बताया था एलएलपी में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं. सब सो रहे थे लाइन से. एलएलपी में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? नो लिमिट. अभी तो देखा यहाँ पर, ये देखिए, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स. हमने आपसे पूछा पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 के 100? 50 के 100? 50 तो वो 100 क्या लिखा था? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहे तो मैक्सिमम कितना कर सकती है? 100. और अगर 50 से ज्यादा पार्टनर हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर ले, नहीं तो इलीगल एसोसिएशन. ये सब कुछ पार्टनरशिप एक्ट के कौन से सेक्शन में दिया है? कोई भी सेक्शन बोल दो. 464 पार्टनरशिप एक्ट. ये पार्टनरशिप एक्ट में दिया ही नहीं है. कौन से एक्ट में दिया है? कंपनीज एक्ट में. ठीक है. फिर पार्टनरशिप फर्म. अ जनरल पार्टनरशिप इज अ बिजनेस structure in which 2 or more individuals manage and operate a business in accordance with terms and objectives set out in the partnership deed. This structure is thought to have lost its relevance since the introduction of LLP. कहने जब से LLP आया है तब से लोग पार्टनरशिप कम बनाते हैं. कोई एक एडवांटेज बताओ LLP का ओवर पार्टनरशिप? वही सबसे बड़ा एडवांटेज है. गिव मी वन एडवांटेज ऑफ LLP. कुछ बच्चे कह रहे हैं बार बार आप नींद डिस्टर्ब कर रही है हमारी. ये नहीं कि एक बार में बोल बाल के खत्म करें पूरा, बीच बीच में क्वेश्चन पूछने लगती है, हमारी नींद खराब हो जाती. हाँ, हमने आपसे पूछा कि एलएलपी में कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो पार्टनरशिप में नहीं है? लिमिटेड लाइबिलिटी. सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है. पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी है? पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी है? नींद में बोलते भी हैं आप, पता है आपको. नींद में बोले चले जा रहे हैं. और एलएलपी में लाइबिलिटी कैसी है? अच्छा ये बताओ, एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कुछ पार्टनर्स होते हैं उनका कुछ अलग नाम होता है. गवर्नमेंट पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सुना है कभी? अभी तो सुना हमने बोला. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स सुना है कभी? अब बोलो हाँ. हाँ. ऑल्दो एलएलपी का भी एक चैप्टर है, उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे. ठीक है. अच्छा, फीचर्स ऑफ जनरल पार्टनरशिप. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पता है हम लोगों को. इजी टू स्टार्ट एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. तो हम लोग जनरल पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरल पार्टनरशिप से ज्यादा बेटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा एलएलपी. सोल प्रोप्राइटरशिप. अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस दैट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन. You could have one up and running with 10 days, which makes it very popular among the unorganized sector. कह रहे कि कुछ कम ही दिनों में हम सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, ना इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी. हाँ, जिस चीज का बिजनेस आप कर रहे होंगे उससे रिलेटेड लाइसेंसेस वगैरह आपको लेने पड़ेंगे. फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आई थिंक पढ़ लेंगे. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इजी टू स्टार्ट, 1 पर्सन कंपनी हो जाएगा. 1 पर्सन कंपनी. ठीक है. सोलो एंटरप्रेन्योर्स, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज ओनली 1 ओनर. ठीक है. लो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. अच्छा, आप बता सकते हो 1 पर्सन कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी?
एनीथिंग, ये सही आंसर था। जो मनाए समझ लो, हमें नहीं पता। ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। मिनिमल टैक्स एडवांटेजेस एंड स्टार्टअप कॉस्ट, ये लाइन अभी हम लोगों ने पहले भी देखी थी कि 15 लाख तक का कैपिटल की अगर हम कंपनी बनाते हैं तो उसकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट 0 होती है, ठीक है। सो दैट इज अ एडवांटेज बीइंग गिवन टू दिस टाइप ऑफ कंपनी। बस दैट्स इट, हो गया चैप्टर। काश सारे चैप्टर ऐसे ही होते, फिर हम बताते ऑल इंडिया रैंक क्या होती है ना। ऐसे ही बस कुछ ही चैप्टर है एक आध। सो वी हैव डन विद दिस चैप्टर। लेसन राउंड अप पढ़ना है आपको, अभी पढ़िए जरा, जिनके पास बुक है अपनी बुक से पढ़िए, नहीं तो स्क्रीन से पढ़िए।